Hello everybody. Once again, I am with you all, your English teacher Kamlesh Sharma. We have been doing like pronoun. What is doing pronoun? Pronoun क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, अगर हम पढ़ते आ रहे थे. आज ये pronoun की थर्ड क्लास है और इस थर्ड क्लास में हम एक ऐसी टॉपिक को कवर करेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. आई होप पिछली टॉपिक्स आपको याद होगी क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है. तो कभी भी हम ये नहीं कर सकते कि हम ग्रामर की एक टॉपिक को निकाल के पढ़ ले और उसमें कंप्लीट हो जाए. नहीं, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है. तो हमें हर टॉपिक का रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहना है. जो भी चीज़ें बताई जाती है उसकी कोशिश कीजिए कि आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाते हुए चलें. तो वो क्या होता है, बाद में जब रिवीजन करते हैं तो काफ़ी इजी रहता है समझने के लिए. ठीक है, तो करें शुरू. आइए शुरू करते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. Pronoun, we all know that, is a word. Pronoun is a word used in place of noun. Noun की जगह हम कोई वर्ड को यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन अलग अलग टाइप के होते हैं. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड टुडे वी विल बी डूइंग रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? वर्ड से पता चलता है रिलेटिव, किसी का रिलेटिव है, ये किसी से जानकारी बढ़ाएगा. ठीक है. चलिए पढ़ते हैं. अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड, काम में लिया जाता है, फॉर रेफरिंग, किसी को रेफर करने के लिए. किसको रेफर करोगे आप? नाउन को. कैसे नाउन को? मेंशन्ड प्रीवियसली. मेंशन्ड प्रीवियसली. इट मे बी ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स. चलो ये नाउन है तो पर्सन, प्लेस, थिंग्स ही रहेंगे. ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन जो ऑलरेडी यूज उसके लिए यूज होता है, उस प्रोनाउन को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. क्लियर? This is the book. This is the book. ठीक है. अभी बुक नाउन हो गया. अब इसको रिलेट करने के लिए मैं एक वर्ड लगा रहा हूं. दिस इज द बुक विच आई हैव read. क्लियर? ये है रिलेटिव प्रोनाउन. नाउ रिलेटिव प्रोनाउंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग होते हैं. हु, विच, दैट, whom. These are the major relative pronouns from the point of view of our exams. हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार रिलेटिव प्रोनाउन आपस में मिस आप कह सकते हो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं. कहाँ पे मैं विच लगाऊं, कहाँ पे दैट, कहाँ पे हु, कहाँ पे whom. इसलिए हमें इन चार को डिटेल में पढ़ना है कि कौन सा प्रोनाउन किसके साथ आएगा और कौन सा प्रोनाउन कब आएगा. क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चार प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को ध्यान से पढ़ना है. क्लियर? ये जो दैट दिख रहा है ना, ये दैट, ये एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. आइए फिर दोबारा से इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन इज रिलेटेड विथ नाउन और प्रोनाउन
विच कम्स जस्ट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम एक सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, सेंटेंस की तरह देखते हैं। आई नो पारस, आई नो पारस, यहां पे सेंटेंस खत्म हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस हमने क्या लिखा, पारस लिव्स इन दार्जिलिंग। दो सेंटेंस लिखे मैंने, ध्यान से मीन्स इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको कंसेप्ट को समझना होगा, तभी ये चीजें क्लियर होगी। मे बी आप में से कई होंगे जिनको लगता होगा सर मैं ये बेसिक सेंटेंस हमें आते होंगे, लेकिन कई ऐसे भी है जिन्हें नहीं आता। प्लस जिन्हें आता है उन्हें भी अपर की सीढ़ी में जाने के लिए ये बेसिक चीज़ें का रिवीजन जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दिस कंसेप्ट्स, ठीक है। यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई नो पारस, पारस लिव्स इन दार्जिलिंग, दो अलग सेंटेंस है। अगर मुझे एक ही सेंटेंस करना है तो मुझे रिलेट करना पड़ेगा। कैसे, आई नो पारस हु, जो कि, लिव्स इन दार्जिलिंग, क्लियर। तो नाउ दिस हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, relative pronoun, first thing. Now this relative pronoun किससे रिलेटेड हो रहा है, इट्स रिलेटेड विथ दिस वर्ड, ठीक है, एंड दिस इज नाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन यही होता है कि सेंटेंस में एक प्रोनाउन जो उसी सेंटेंस में पहले यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन रखेगा, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, क्लियर। और इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आता है जिसके साथ उसका रिलेशन है, उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट, उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। फाइन। अब मैंने ये वर्ड एंटीसीडेंट इसलिए बताया है कि जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो बार बार ये वर्ड आएगा और उस टाइम हमें कंफ्यूज नहीं होना। एंटीसीडेंट का मतलब कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके आगे जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है जिससे ये रिलेट कर रहा है, उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट, क्लियर। आई होप रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंटली पढ़ना है हु, विच, दैट और whom। 1 2 3 4 ये चार रिलेटिव प्रोनाउन हमें क्लियरली समझने हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं चार में कंफ्यूजन होता है। कई बार हमें दैट भी सही लग रहा है, विच भी सही लग रहा है, बट ग्रामर के सर्टेन रूल्स होते हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना है। इसलिए अब हम आगे की स्लाइड्स में इनके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, एंड आई होप कि अगर वो रूल्स आप बारीकी से समझने की कोशिश करते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। जस्ट एक्सक्यूज मी, मैं कंसेप्ट को अंडरस्टैंड की बात कर रहा हूं। इट्स नॉट दैट कि रट्टा मारना है, रट्टा मारोगे आज मारोगे कल भूल जाओगे, इट्स फॉर श्योर। इसलिए कंसेप्ट समझना है कि दैट क्यों यूज हो रहा है, विच क्यों नहीं हो रहा, विच क्यों यूज हो रहा है, दैट क्यों नहीं हो रहा, हु क्यों यूज हो रहा है। तो टुडे वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन दिस 4 रिलेटिव प्रोनाउंस, क्लियर। तो चलो फिर एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, उसके बाद हम रूल्स पे चलेंगे। हु is followed by a verb, whereas whom
इज फॉलोड बाय अ क्लॉज। हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, उसके बाद में वर्ब आएगा। ठीक है, हु के बाद क्लॉज नहीं आ सकता, क्लॉज का मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं आ सकता। हुम के बाद में वर्ब नहीं आती, हुम के बाद में वर्ब नहीं आती। लेट अस सी द सेंटेंस, लेट अस सी द सेंटेंस। ही इज द बॉय, इसको एक बार आप छोड़ो। ही इज द बॉय, ये वो लड़का है। कौन सा लड़का है, कौन सा? तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हु, जो कि। अब यहां पे हु आ गया, तो यहां पे हु गेव मी अ बुक। ठीक है, ही इज द बॉय, बॉय यहां पे क्या है? एंटीसीडेंट। हु यहां पे क्या है? मेरा रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु किसके लिए यूज हो रहा है? बॉय के लिए। ही इज द बॉय, ये लड़का है जिसने, हु गेव, ये आगे मेरी वर्ब। ठीक है, अब वही सेंटेंस है, ही इज द बॉय। ठीक है, whom आई गेव अ बुक, जिसे मैंने बुक दी। क्लियर? अब यहां देखो आप ध्यान से, यहां पे वर्ब थी और यहां पे नाउन। क्लियर? यहां पे वर्ब, यहां पे नाउन। ही इज द बॉय डैश गिव मी अ बुक। अब दिस इज द बॉय। ठीक है, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स। मैं हु और होम का एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। ही इज द बॉय, यहां पे गैप है, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे है मेरी वर्ब, यहां पे है मेरी वर्ब। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में अगर वर्ब आ जाती है तो हु और होम में आई कांट यूज हुम, मैं हुम यूज नहीं कर सकता, मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा हु। क्लियर? इसीलिए कह रहे हैं हु इज फॉलोड, हु के बाद में वर्ब आएगी। वेयर एज हु इज फॉलोड, हु के बाद में क्या आएगा? क्लॉज। क्लॉज यानी कि इट कैन स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट। फाइन, चलो फिर आ जाओ, फर्स्ट रूल देखते। ठीक है, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नाउ एडजेक्टिव जल्दी से बता देता हूं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग मोर अबाउट अ नाउन, वो नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एडजेक्टिव जो होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं, कंपेरेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज बेटर, गुड बेटर, और ही इज बेस्ट। बेस्ट का मतलब हो गया कि सबसे अच्छा। उसी तरीके सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है द हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के
तुरंत बाद अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो हमेशा क्या यूज करेंगे? दैट। क्लियर? दोबारा बताता हूं। सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है? हार्डेस्ट, ठीक है? डार्केस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सारे क्या हो गए हमारे? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गए। अगर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद में हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो हमेशा आप क्या यूज करोगे? दैट। चेतन इज द मोस्ट, ठीक है, द मोस्ट लेबरस बॉय दैट आई नो। यानी चेतन इज द मोस्ट, लड़का है चेतन। कैसा लड़का? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट चेतन क्या दी जा रही है? कि वो सबसे ज्यादा लेबरस है, यानी उसकी क्वालिटी क्या है? सबसे ज्यादा, सुपरलेटिव डिग्री है। इसलिए इसके तुरंत बाद क्या आया? दैट। चेतन इज द मोस्ट लेबरस बॉय whom आई नो। सुनने में सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। तो सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है और उसके तुरंत बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो हमेशा क्या यूज करेंगे आप? दैट का यूज करेंगे। आई होप दिस क्लियर। सिंपल, सुपरलेटिव डिग्री विल टेक दैट, सुपरलेटिव डिग्री विल टेक दैट। क्लियर? चलो, इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल द आएगा ही आएगा, द मोस्ट, ठीक है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस द आया, ही इज द बेस्ट, द बेस्ट आ गया, ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय। तो ये भी एक आप चीज याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द यूज होगा, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से नोट बनाते हुए चलिए। ट्रस्ट मी, इंग्लिश इज नॉट दैट हार्ड। वी ऑल हैव दैट फोबिया कि इंग्लिश में ये रूल्स है, इंग्लिश में ये है। यस, इट्स नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, बट इट्स one of the most easiest and simple language I can tell you, just trust me। बस अलग रूल्स में घूमते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है एंड हम लास्ट में कहते हैं इंग्लिश टफ है। इंग्लिश इज नॉट टफ इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एक एक कंसेप्ट को समझते हुए चलिए। और देखना, आप मीन्स अगर रेगुलरली आप क्लास ले रहे हो तो आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि आगे वाली चीज़ें आप ऑटोमेटिक समझने लग जाओगे कि क्या होने वाला है, क्या आ रहा है। बस एक एक पॉइंट को, एक टाइम पे एक पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिया तो आज हम रिलेटिव नहीं, अभी एक पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ क्लियर है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, फिर अगला देखेंगे। टेक वन पॉइंट एट अ टाइम। नाउ इफ ऑल इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, सेंटेंस में बहुत बार ऑल यूज करते हैं ना हम लोग। अगर वो ऑल किसी पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, अगर ये ऑल किसी पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, सेंटेंस जब ऑल आता है तो हमें देखना था कि ये ऑल
किसके लिए आ रहा है, चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है या किसी आइडिया के लिए यूज़ हो रहा है या किसी इंसान के लिए यूज़ हो रहा है। अगर इंसानों के लिए यूज़ हो तो फिर उस सेंटेंस में अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा तो वी कैन यूज़ आइदर हु और आइदर दैट। इसके अलावा दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन आप सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। दोबारा से चीज़ को देखिएगा, अगर सेंटेंस में ऑल यूज़ हो रहा है और वो ऑल किसके लिए यूज़ हो रहा है, पर्सन के लिए, तो फिर सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वो या तो हु आएगा या फिर दैट आएगा। फाइन, सेंटेंस को देखते हैं। ऑल यूज हो रहा है यहां पे, ऑल, यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन ऑल यूज हुआ, ठीक है। एक बार इसको आप छोड़ दो, अभी ऑल किसके लिए यूज है वो ध्यान से देखो। ऑल वांट टू कम कैन ज्वाइन अस। ऑल सारे के सारे जो आना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इंसानों की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर इंसानों की बात हो रही है तो यहां पे ऑप्शन हु या दैट दोनों ही सही होंगे हमारे। इनके अलावा आप दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, जैसे कि यहां पे किया हुआ है ऑल हु हुम वांट टू कम या फिर ऑल विच वांट टू कम, ये यूज नहीं हो सकता, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब एक चीज बताओ, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी आपको कि हु के बाद में क्या आएगा, वर्ब लिख सकते हो और होम के बाद में वर्ब नहीं आती, ठीक है। तो वो जो पॉइंट पड़ता है वो यहां पे भी काम आ रहा है। हुम, यहां पे हुम के बाद में क्या है, यहां तो वर्ब आ गया, वांट टू, चाहता हो, वांट टू, कोई भी चाहते हो, तो ये यहां पे गलत हो जाता है। तो एक पॉइंट ऐसे भी याद रहता है, प्लस दूसरा क्या याद रहता है कि यहां पे ऑल है और ये ऑल किसके लिए यूज हो रहा है, पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है, ये ऑल पर्सन्स के लिए भी यूज हो रहा है। तो अगर ऑल पर्सन्स के लिए यूज होता है तो हमें कंपल्सरीली क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा हु या दैट। क्लियर, चलो। इफ ऑल इज यूज्ड फॉर थिंग्स, अगर ऑल को सेंटेंस में किसी चीजों के लिए यूज किया जाए, किसी चीज के लिए, थिंग्स के लिए यूज किया जाए, वी मस्ट नॉट यूज हु विच हुम, ये कभी भी यूज नहीं होते। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगा, दैट। क्लियर। ऑल, जैसे अभी भी हमने क्या पढ़ा कि अगर सेंटेंस में ऑल यूज हो रहा है और ये किसके लिए हो रहा है, पर्सन्स के लिए, ये हो रहा है पर्सन्स के लिए, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं हु या फिर दैट। सेंटेंस में अगर ऑल यूज हो रहा है और वो किसके लिए हो रहा है, चीजों के लिए, थिंग्स के लिए, थिंग्स के लिए, तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट। बस ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट है। इफ ऑल इज यूज फॉर थिंग्स, ऑल थिंग्स के लिए यूज हो रहा है, फिर यूज दैट, हम दैट यूज करेंगे, हु विच हुम हम यूज नहीं कर सकते। सेंटेंस से समझते हैं। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो यहां पे चीज की बात हो रही है, इसलिए यहां पे क्या आया, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स। हम यहां पे ऑल विच ग्लिटर्स नहीं लिख सकते। सुनने में कई बार ऑल विच भी सही सुनता है, सुन के
हमें अंदाज़ा नहीं लगाना, हमें सर्टन चीज़ों को समझ के करना है कि भाई यहाँ पे ऑल जो है वो किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो मैं यहाँ पे दैट लगाऊंगा। क्लियर? ऑल इंसानों के लिए यूज हुआ है तो भाई मैं क्या लगाऊंगा, हु या दैट ऑप्शन है मेरे पास। पर चीजों के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे। अंडरस्टूड? फाइन। चलो क्विकली अगर मैं एक छोटा सा आपका रिवीजन देखूं, हमने क्या किया, ये किया, क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस में है तो इसके बाद क्या यूज करोगे, वेरी गुड, दैट। ठीक है? सेंटेंस में अगर ऑल है और ये ऑल अगर किसके लिए यूज हो रहा है, पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है, पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है, या फिर ऑल किसके लिए यूज होगा, थिंग्स के लिए यूज होगा। ठीक है? अगर पर्सन के लिए यूज हुआ तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम हु भी यूज कर सकते हैं और हम दैट भी यूज कर सकते हैं। और अगर ऑल थिंग्स के लिए यूज हो रहा है सेंटेंस में तो हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दैट यूज करेंगे। क्लियर? फिर एक छोटा सा हमने कंसेप्ट किया था कि हु के बाद वर्ब आएगी लेकिन हुम के बाद कभी भी वर्ब नहीं आएगी। अभी तक हमने ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर किया है। फाइन। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है तो दैट, ऑल अगर सेंटेंस में ऑल पर्सन्स के लिए यूज होता है तो हु या दैट में से लगाओगे, अगर थिंग्स के लिए यूज होता है ऑल तो क्या लगाओगे, सिर्फ दैट। हु के बाद वर्ब आएगी लेकिन हुम के बाद वर्ब नहीं आ सकती। यानी अगर सेंटेंस में वर्ब है उससे पहले अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है रिलेटिव तो आप हुम नहीं लगाओगे। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट। दैट या हु, दैट या हु इज यूज्ड विद द फॉर्मेशन। अगर आपके पास एग्जाम में इस टाइप का कोई फॉर्मेशन आ जाता है तो आप दैट या हु का यूज कर सकते हो। लेकिन उसके बाद इट इज अमित दैट टीचेस हिम, इट आ रहा है, वर्ब की टू बी फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे आ रहे हैं। फिर प्रॉपर नाउन आ रहा है यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे है, इट टू बी फॉर्म प्रॉपर नाउन, तो आप यहाँ पे दैट भी यूज कर सकते हो और हु भी यूज कर सकते हो। क्लियर? इट, फिर टू बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे आ जाए, डू, डज, जाए, फिर प्रॉपर नाउन आ जाता है तो उसके बाद में आप हु भी यूज कर सकते हो, दैट भी यूज कर सकते हो। फाइन। दैट, ये दैट है ना, ये आपको एग्जाम में काफी बचाएगा, लेकिन यही आपको एग्जाम में फंसाता भी है। ठीक है? दैट इज यूज्ड विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन, इट आ गया, वर्ब की टू बी फॉर्म आ गई और अदर नाउन आ गया, प्रॉपर नाउन नहीं। अगर प्रॉपर नाउन आता है तो आपके पास हु और दैट में ऑप्शन है, आप दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन आ गया, कलेक्टिव नाउन आ गया, ऐसे कुछ आ गए, तो आपको दैट यूज
करना होता है। इट इज कॉफी, कॉफी इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये फॉर्मेशन हमारे मैच कर रहे हैं, इट आ गया, टू बी की फॉर्म आ गई, और ये प्रॉपर नाउन नहीं है, तो हमें यहां पे क्या यूज करना है, दैट यूज करना है। हम दूसरा कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। फाइन, इट प्लस टू बी की फॉर्म प्लस अदर नाउन आ जाएगा तो दैट यूज करोगे। इट वर्ब की टू बी फॉर्म प्लस प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन बस इतना याद रखें, प्रॉपर नाउन आ जाए तो हु और दैट इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। फाइन, चलो फिर आफ्टर प्रेपोजिशन विच या whom इज यूज्ड। प्रेपोजिशन के बाद में अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, प्रेपोजिशन के बाद में अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, विच या whom। बट हम प्रेपोजिशन के बाद में दैट यूज नहीं करेंगे, हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यहां पे क्या है आपका टू, दिस इज द बॉय, टू आया, इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, whom, टू whom आई गेव द बुक। क्लियर, प्रेपोजिशन के बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो आप दैट यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज कर सकते हो, विच और whom। ठीक है, काफी बड़े बड़े हो गए। नथिंग, एवरीथिंग, एनी, कोई भी, एवरीवन, सारे, नॉन, द ओनली, चलो यहाँ पे कॉमा भी आएगा, द ओनली, सिर्फ, नोबडी, कोई नहीं, लिटिल, मच, द फ्यू, ये सारे जो है ना जो कि स्पेसिफिक नहीं होते, इन वर्ड के बाद अगर रिलेटिव यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो आप सिर्फ और सिर्फ दैट यूज कर सकते हो। आपको दैट ही यूज करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको नंबर पूरे लेने हैं तो। नथिंग, एवरीथिंग, सारे, एनी, कोई, एनीवन, कोई भी एक, नॉन, कोई नहीं, द ओनली, नोबडी, लिटिल, मच, द फ्यू, क्वांटिटी बताने वाले, ठीक है, और नंबर बताने वाले, इन सब के बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो आपको सेंटेंस में दैट यूज करना होगा। जैसे ही हैज सॉल्व, उसे सॉल्व कर दी, ही हैज सॉल्व द फ्यू, द फ्यू क्वेश्चंस, उसने क्या किया, द फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन दिए वो सारे सारे, द फ्यू क्वेश्चंस, दैट आएगा। द फ्यू क्वेश्चंस विच आई गेव, सुनने में सही लगेगा विच, बट माय डियर स्टूडेंट्स एंड द एस्पिरेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सारे पार्टिसिपेंट्स कहूँ या कैंडिडेट्स कहूँ या स्टूडेंट्स कहूँ, जो भी आप उचित समझो, सुनने में सही लगता है लेकिन सुन के विश्वास नहीं करना। जो सिर्फ अपने कानों की सुनता है वो लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हर वो चीज़ जो आपके कानों में जा रही होती है किसी के लिए या कभी भी,
ज़रूरी नहीं कि वो सही होती है, उसे एनालाइज करना लाइफ को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो कहाँ की बात कहाँ पहुँचा दी। चलो कम बैक। ही हैज़ सॉल्व द फ्यू क्वेश्चंस दैट आई गेव हर। ठीक है, अब यहाँ पे द फ्यू है, जल्दी से बता देता हूँ, काम आने वाली चीज़ें होती है, छोटी छोटी अचानक से आ जाती है। वैसे फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, फ्यू थोड़ा काउंटेबल। अब द फ्यू का मतलब होता है जो भी थोड़ा है वो सारा का सारा, जो भी थोड़ा वो सारा का सारा। मान लो गिलास में इतना सा पानी है, हाथ लगा गिर गया, लिटिल यूज होता है पानी के लिए। मान लो मैंने 10 बच्चों को बुलाया, 1-2 बच्चे आए और वो भी चले गए, तो मैं क्या कहूँगा, द फ्यू स्टूडेंट हु केम ऑल्सो वेंट अवे, यानी जो थोड़े बहुत आए थे वो सारे के सारे। तो द फ्यू क्वेश्चंस का मतलब हो गया जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने उसको दिए थे वो सारे के सारे उसने सॉल्व कर दिए, इसलिए यहाँ पे क्या आया, दैट। सिंपल सी बात है, देखो, नथिंग, एवरीथिंग, एनी, नॉन, द ओनली, नोबडी, लिटिल, मच, द फ्यू। इसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, दैट। दिस इज द ओनली बुक, वापिस देखो क्या आया, ओनली बुक आया ना, द ओनली, सिर्फ। तो यहां पे क्या यूज किया हमने, दैट यूज किया, दैट आई हैव। ध्यान से नोट्स बनाने चलिए। जब इसी एक्सरसाइज के हम इसी टॉपिक के जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तब आपको आज जो चीज़ें आप समझ रहे हो उसके बेस पे आपको सॉल्व करने, और तब आप एनालाइज करना कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं और कितनी चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आई है। ठीक है, चलो फिर द एंटीसीडेंट, स्टार्टिंग में बताया था एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले वर्ड जिससे वो रिलेट करता है। द एंसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंसीडेंट होता है जिसके साथ वो रिलेट कर रहा है, टेक्स द एंड नॉट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। अगर लगाना पड़े तो, अगर लगाना पड़े तो, यानी कि भी आप हमेशा फिर एंटीसीडेंट के साथ द लगाना शुरू कर दो ना, ये नहीं हो रहा। ठीक है, अगर लगाना पड़े तो दो चीज की कंपेरिजन हो रही है कि आपके पास द भी है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कभी भी नहीं लगता। अब जिसको नहीं पता है उसको बता दूं, पॉजिटिव का मतलब होता है ओनरशिप दिखाना, मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका। ठीक है, मेरा, आवर, हमारा, योर, तुम्हारा, हीज किसी लड़के के लिए, उसका, हर किसी लड़के के लिए, इज, इट्स नॉन लिविंग थिंग के लिए, इट्स, देर, उनका। तो अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है और आर्टिकल द है तो हमेशा एंटीसीडेंट के साथ द ही आएगा। क्लियर? अभी सेंटेंस में देखो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है मेरा, दैट इज माई रिलेटिव, दैट इज माई रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जा रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है बुक के लिए। तो ये बुक क्या है, एंटीसीडेंट है, और इसके साथ में हम द यूज कर सकते हैं। यहां पे मैं माई बुक नहीं हो सकता, योर बुक नहीं हो सकता। ठीक है, योर बुक दैट यू ब्रॉट इज गुड ना, ये सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट के साथ हम पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगाते। That is used after interrogative pronouns। WH वर्ड कहते हैं ना जो क्वेश्चंस करते हैं,
उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसके भी हम आगे वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आज रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, वैसे ही हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस में है और उस सेंटेंस में अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे? दैट। व्हाट इज इट? व्हाट यहां से क्वेश्चन हो रहा है, सो इट इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इट इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब सेंटेंस में जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया तो फिर उसमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही यूज किया जाएगा। व्हाट इज इट दैट विल नेवर एंड? ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होगा? अगेन आई एम टेलिंग यू, एग्जाम में दैट एंड विच खतरनाक कॉम्बिनेशन है, मिस्टेक्स इन्हीं में आती है। व्हाट इज इट विच विल नेवर एंड? 90% ऑफ द पीपल विल से विच भी सही हो सकता है, क्यों? सुनने में सही है, बट रूल के हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर आता है तो यू विल यूज ओनली दैट। क्लियर? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो वहां पे विच सही लगेगा, बट माय डियर कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आ गया तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा दैट आएगा। बस अब इस चीज़ को आप सिंपल सी लैंग्वेज में कैसे भी समझ लो, बहुत आसान है। बस इतना सा देख लो कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गए? हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो है, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये सारे आगे, रिलेटिव प्रोनाउन भी तो हु होता है, हुम होता है, यही होते हैं। तो इसमें एक अलग क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन एक अलग दैट ही तो होता है, बाकी तो हु, विच सारे डब्ल्यू वर्ड से शुरू हो रहे हैं। तो भाई डब्ल्यू के साथ हम डब्ल्यू नहीं लगाएंगे, डब्ल्यू के साथ हम तो टी वाला लगाएंगे जो कि अपने आप में अलग होता है। क्लियर? सिंपल सी बात है। या ये छोटी सी चीज़ याद करने की होती है कि भाई डब्ल्यू एच वर्ड है जो क्वेश्चंस करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे, तो सिंपल से दिमाग में बैठ जाए कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन से अगर शुरू हो रहा है कहीं पे भी तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन डब्ल्यू एच वाला नहीं लगाऊंगा, सेम सेम नहीं रखना, मेरे को अलग रखूंगा। तो सिंपल सी बात है, जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे आप। चलो फिर, विद द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने बार बार बता दिया रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीजेंट यानी कि उससे पहले वाला वर्ड जिससे वो रिलेट कर रहा है। अपोस्ट्रोफी एस या फिर अपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड। अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं ना लोग बताने के लिए उसका, उनका, पोजीशन बताते हैं, रिलेशन बताने के लिए। हम रिलेशन बताने के लिए मेरा पहले की वीडियो देख सकते हो जिसमें ये चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की है। अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी और ऑफ, ये तीन से हम रिलेशन बताते हैं। जैसे कि राम्स हाउस यानी कि राम का घर है, उसके बाद चिल्ड्रेंस गार्डन, चिल्ड्रेंस गार्डन यानी कि बच्चों का गार्डन। क्लियर? तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंसीडेंट आ रहा है, जो वर्ड आ रहा है जिसे वो रिलेट करता है, तो उसके साथ हम कभी भी अपोस्ट्रोफी एस या सिर्फ अपोस्ट्रोफी दिखा के रिलेशन नहीं बताते।
हम क्या बताते हैं, हम ऑफ की हेल्प से बताते हैं। क्लियर? वी वेंट टू राम्स ऑफिस हु। अब यहां पे मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है, राम के लिए। तो एज ए रूल राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर? वी वेंट टू द ऑफिस ऑफ राम, ऑफ लगा के हम रिलेशन बताएंगे, द ऑफिस ऑफ राम, राम के ऑफिस ही है इसका मतलब भी। वी वेंट टू द ऑफिस ऑफ राम हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड। क्लियर? Fine. So with this we have done our relative pronoun chapter and इसके आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। बट उससे पहले अपने नोट्स बनाते हुए रहिए एंड रिवीजन इज मस्ट। हर चीज़ का रिवीजन क्लियरली आप करते रहिए, ठीक है? नहीं तो इट गिव्स एन पाइल अप, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये पाइल अप हो जाता है और उसके बाद चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। छोटे छोटे ब्रैकेट, छोटे छोटे पार्ट में अगर आप चीज़ों को पढ़ते हो तो दे बिकेम मोर क्लियर। मैंने जितना पढ़ाया आप इसको बढ़िया से अपने नोट में नोट्स बनाइए, दोबारा से इसको समझो कि सर ने क्या बताया था और एक्चुअल में इसकी मीनिंग। दोबारा से आप जब इसको समझोगे तब वो चीज़ें रिफाइन होकर आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्लियर?